हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि टोटल 10,000 MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, आप लोगों का जो 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स है, इसको क्या क्लियर करना है। और इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित पिछले PYQ की मतलब कि 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। और आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट के बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्या सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त होते हैं। यानी कि जो भारत में जो इस्पात उद्योग है वहाँ से कुछ प्रदूषक निकलते हैं। तो कौन कौन से प्रदूषक हैं, क्या सल्फर का ऑक्साइड निकलता है, क्या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन कौन से प्रदूषक हैं जो सल्फर के कौन कौन से प्रदूषक हैं जो इस्पात के निर्माण में, उद्योग के निर्माण में मतलब कि मुक्त होते हैं। इस्पात हम जानते होंगे कि स्टील निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे क्या चार के चारों जो मतलब कि पॉल्यूटेंट है, जो चार के चारों पॉल्यूटेंट हमारे क्या है, जो सल्फर के निर्माण में, सॉरी, इस्पात उद्योग के निर्माण से निकलते हैं। और अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, यदि आप हिमालय से होकर के यात्रा करते हैं तो आप वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादप को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है। यानी कि पादप, कौन से पादप को आप कहाँ देख सकते हैं, हिमालय में देखने की संभावना है। क्या बाँस, क्या बुरुंश, या उसके बाद में क्या, क्या चंदन। तो अगर आपने थोड़ा सा पादप के या फिर हमारी मतलब की जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि चंदन हमारा कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाया जाता है, ना कि हिमालय वाले में। तो इसका मतलब हमारा तीसरा गलत हो जाता है। और तीसरा गलत होते ही हमें आंसर मिल गया है, यानी कि 1 एंड 2, बांस और बुरुंश, ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे हिमालयी क्षेत्र में उगते हैं। और चंदन हमारे क्या है, हिमालयी क्षेत्र में नहीं उगता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे क्या, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन का संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने से निहित है। यानी कि ऐसी कौन सी रणनीति है जो मानव के परंपरागत जीवन और साथ ही साथ क्या पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या राष्ट्रीय उद्यान है, क्या वनस्पति उद्यान है, क्या वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसके लिए क्या हमारा मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत वन्यजीव निकाय यानी कि वन्यजीव रिजर्व बनाया गया था। और इसका मतलब क्या, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये होगा जैव मंडल नीचा है, या फिर जैव मंडल नीला भी कहता है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में गए तो फिर बहुत ही अधिक टाइम लग जाएगा हम लोग का, लगभग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही लगभग 1 घंटा लग सकता है। और वो तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है कि हम लोग कितना डिटेल में जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, जितना ज़रूरत होगा बस उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया जाता है। तो अगर आपने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ा है, 1986 पढ़ा है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, उसके तहत घोषित होते हैं। तो इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि कार्य को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है, तो बिल्कुल गलत है। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, कृषि भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ना तो एक ना ही दो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे आगे। अगला हमारा है नीम पौधे, नीम के पेड़ के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नीम के संदर्भ में आपको विचार करना है क्या, कुछ जातियों के कीटों और बुर्तियों के प्रचारोद्वदन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है क्या। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और इस अस्पताल अपमर्जक का निर्माण करने में किया जा सकता है क्या। नीम के तेल का उपयोग औषधि उद्योग में किया जा सकता है क्या। तो अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो नीम कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जा सकता है, यानी कि नीम का तेल है उसको आप एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कीटनाशक के रूप में। और नीम के तेल का उपयोग औषधि उद्योग में भी होता है, यानी कि 3 तो हमारा 100% होना ही चाहिए। तो 3 हमारा इसमें नहीं है, बाकी सभी में 3 है। और कीटनाशक के रूप में भी यूज़ हो सकता है, इसका मतलब हमारा 1 और 3 तो सभी में होगा।
तो 1 और 3 हमारा होगा और 2 होना चाहिए या नहीं। तो नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमर्जक के निर्माण में होता है। तो वैसे जैव ईंधन के रूप में तो अभी तक इसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा 2 वाला गलत हो जाता है और यूपीएससी ने इसका राइट आंसर क्या दिया, हमारा सी दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है क्या? बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए हमारे एक कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1960 1960 का है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसका निर्माण हुआ था, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सामुदायिक निकाय है, तो बिल्कुल सही बात है, ये एक सामुदायिक निकाय है। और राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकार की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1960 के अधिनियम के तहत हुई थी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से एक नेशनल पार्क है, किस लिए अनूठा है वह अपना उपवन, क्या लिखा, प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग, एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, एक ऐसा नेशनल पार्क है जो एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी कि स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किसकी बात हो रही है, ये केविल लामजाओ के एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, केविल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि हमारा क्या है, मणिपुर में पाया जाता है, फुमडिस जैसी, मतलब कि वहाँ पे फुमडिस पाया जाता है, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये कहाँ का हो जाएगा हमारा, केविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब कि डांसिंग डियर भी पाया जाता है, जो कि एकमात्र ऐसा हिरण है जो कि मतलब कि केविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रकृति एवं प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जाति की संकटापन्न स्पीसीज की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि साइट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे क्या IUCN यूएन का अंग है क्या? IUCN जो है यूएन का अंग है क्या? और साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार है क्या? तो यानी कि जो हमारा IUCN है वो यूएन के अंतर्गत तो बिल्कुल नहीं आता, इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है और एक गलत होते ही हमें आंसर तुरंत मिल गया। अब इसी प्रकार से देख रहा हूँ, अगर आपको एक आंसर भी मिल गया तुरंत आप आंसर तक पहुँच गए, पर यूपीएससी ने अभी क्या किया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो IUCN प्रकृति के संरक्षण को बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों परियोजनाएं चलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। और साइट उन राज्यों पर वैध रूप से आबादकार है जो उन्हें शामिल हुए हैं लेकिन इस कन्वेंशन के राष्ट्रीय विधिक संस्थान में नहीं आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर यह है कि IUCN क्या करता है, बहुत सारे ऐसे मतलब की परियोजनाएं चलाता है जिससे कि वन्यजीव का संरक्षण हो सके। वहीं साइट क्या करता है, एक ऐसा मतलब कि कानूनी रूप से लाता है कि इसमें जो वन्यजीव होते हैं उनके व्यापार को रोकने के लिए ये करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक देश साइट का कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, तो अगर कोई एक देश दूसरे देश पे अगर कहता है कि मेरे यहाँ इस प्रजाति की मतलब की संख्या कम हो रही है या फिर उसको खतरा है, तो दूसरे देश को भी उसमें उसकी सुरक्षा के लिए मतलब कि कदम उठाने पड़ते हैं। तो साइट के यही मतलब मेन मतलब कि काम होता है। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के बारे में पूछा है, के संदर्भ में कौन सा सही है? यानी कि जो कोयला का उत्पादन वाले हमारे जो कारखाने या फिर जो फैक्ट्रियाँ हैं, सॉरी क्या, बिजली उत्पादन वाले, तो बिजली उत्पादन वाले जो संयंत्र होते हैं वहाँ से फ्लाई ऐश मिलता है। तो पूछा है फ्लाई ऐश का निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उपयोग हो सकता है? तो फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए, ईंटों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है कि फ्लाई ऐश से बनी हुई ईंटें क्या होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं और बहुत ही हल्की होती हैं। तो एक सही हो गया हमारा। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ ऐसे पोर्टलैंड सीमेंट बनाने या स्थापन प्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है, तो यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया, ये भी हमारा सही हो जाता है। फ्लाई ऐश में केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि क्या केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ही विद्यमान होते हैं, इसमें कोई विषाक्त पदार्थ नहीं होता। तो आप जानते होंगे कि फ्लाई ऐश इतना खतरनाक टॉक्सिक एलिमेंट मतलब कि उसमें होते हैं जो हमारे श्वसन के जरिए हमें मतलब कि बहुत ही अधिक हानिकारक होता है। तो 3 हमारा गलत हो जाता है और 1 2 तो सही है, इसका मतलब 1 और 2 सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी एक ड्यूगोंग है, इसके संदर्भ में बताना है आपको कौन सा सही है। तो आपने ड्यूगोंग के बारे में काफ़ी पढ़ा है और पढ़ा होगा, और यूपीएससी का इससे लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है ऑलरेडी, और आगे आने वाले समय में भी पूछेगी,
क्योंकि ये क्या है, मतलब कि ऐसा स्पेशल प्रजाति है जो कि मतलब कि हमारे तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्या ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है? तो बिल्कुल सही बात है। और ये कोई मछली ना होकर के एक स्तनधारी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यह भारत के पूरे समुद्री तटों के साथ पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर अपना आप कॉमन सेंस भी लगाएं कि क्या ये भारत के पूरे समुद्री तट पे पाई जा सकती है, तो क्योंकि भारत के कई समुद्री तटों पे क्या बंदरगाह हैं या फिर कोई भी मतलब कि फिशिंग का कार्य होता है, तो इसका मतलब हमारा दो तो नहीं हो सकता। तो दो नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा एक तीन या फिर केवल तीन, और एक हमारा ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब एक तीन होगा। इससे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन में विधिक संरक्षण प्राप्त है, यानी कि आप इसका शिकार नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा एक और तीन सही हो जाता है। ड्यूगोंग के बाद में एक आता है हमारा समुद्री सिंह, और एक होता है हमारा समुद्री घोड़ा। तो दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। समुद्री जो सिंह होता है, यानी कि जो सी लॉयन होता है, वो भी एक स्तनधारी ही होता है और झुंड में रहते हैं वो। और वहीं जो हमारा एक होता है सी हॉर्स, वो क्या होता है, वो मछली होता है। और उसकी एक विशेषता ये होती है कि वो क्या करती है, उसमें जो नर होता है, यानी कि जो नर सी हॉर्स होता है, वो क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है, ना कि मादा देती है। तो उसकी एक स्पेशल कैरेक्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव आप जानते होंगे गंगा डॉल्फिन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन अवक्षय करने वाले पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से उपयोग में बाहर करने फेज आउट के मुद्दे से संबंधित है? तो आप जानते होंगे कि ओजोन क्षरण से संबंधित कई कन्वेंशन हुए हैं, जिसमें आप लोग पहला जानते होंगे वियना कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन के बाद में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि ओजोन क्षयकारी अवक्षयकारी जो पदार्थ हैं उसको फेज आउट करना। और मॉन्ट्रियल के बाद में आया था हमारा क्या, किगाली, जिसका जिसका मेन उद्देश्य था कि HFC, यानी कि जो HFC है उसका हटाना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। तो आपको मेन रूप से तीन याद रखने, पहला क्या वियना कन्वेंशन, दूसरा मॉन्ट्रियल, तीसरा किगाली। और चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में या क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, यानी कि मैंग्रोव भी है, सदापर्णी वन भी है और पर्णपाती वन भी है। तो वह कौन सा वन संयोजन क्षेत्र है? क्या हमारा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, क्या हमारा दक्षिण पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है, क्या दक्षिणी सौराष्ट्र का क्षेत्र है, क्या वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? तो आप लोग जानते हो कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वही एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ से क्या मतलब कि विभिन्न प्रकार के पौधे या जीव जंतु या फिर हमारी प्रजातियाँ पाई जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अंडमान निकोबार में क्या है, मैंग्रोव भी पाए जाते हैं, सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को क्या सॉल्व करते हुए चलना है। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20, रियो+20 आप लोग जानते हैं किस लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 हुआ था, और उसको 72 की कहते हैं कि क्या कहते हैं कि पुनर्चर्चा के लिए रियो+20 लाया गया था। तो आगे क्या है, तो आपको बताना है कि रियो+20 सम्मेलन क्या है। यह धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है क्या, विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक है क्या, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल है क्या, ये जैव विविधता पर कन्वेंशन का हस्ताक्षर किया? तो ये क्या है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लक्ष्य लेते हैं उसके लिए क्या है, एक सम्मेलन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा संधारणीय विकास पर सतत विकास लक्ष्य। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्या, हमारा हरित जलवायु निधि यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया था। और ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति को सहायता करता है। तो बिल्कुल सही बात है। यूएनईपी यूएनईपी OECD, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो हमारा ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि इतने सारे यूएनईपी और OECD तो बिल्कुल नहीं इसमें है, ना ही एशियाई विकास बैंक का है। तो इसका मतलब हमारा दूसरा गलत हो जाता है और एक सही हो जाता है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। और शायद मैंने वर्ल्ड बैंक बता दिया, तो शायद वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना शायद 1999 में हुई, 1992 में हुई थी। तो इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए, मुझे अभी कंफर्म ध्यान नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पढ़ा था मैंने पर मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अगला क्या हमारा है, निम्नलिखित में से नेशनल पार्कों में से किस एक में जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय और आर्कटिक तक परिवर्तन होता है? अभी देख रहे होंगे, इससे पहले हम लोगों ने एक नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा
जो कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उसके बारे में पूछ लिया था। और बल्कि इस बार क्या पूछ लिया, एक ऐसा क्षेत्र पूछा है इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति या फिर जो भी हमारा ये जलवायु है उसके बारे में पूछ लिया। तो आप समझ रहे होंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन को अपना हो सकता है मतलब कि शब्दावली चेंज कर दे, पर क्या होता है पैटर्न या फिर जो हमारा थीम होती है, थीम तो क्या रहती है, वही रहती है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? तो आप समझ रहे होंगे कि पहले तो उष्णकटिबंधीय होना चाहिए जलवायु, उपोष्ण भी होनी चाहिए, शीतोष्ण भी होनी चाहिए और आर्कटिक भी होनी चाहिए। तो अगर आप आर्कटिक से अनुमान लगाना चाहें तो हमारा ऐसा कोई रीजन होना चाहिए जो कि हमारा मतलब कि ऊंचाई पे हो। या कंचनजंगा हो सकता है हमारा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। नावरा वैली नेशनल पार्क हो सकता है क्या हमारा, नामदफा हो सकता है क्या हमारा, और नंदा देवी हो सकता है क्या हमारा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो एक है हमारा नामदफा। नामदफा कहाँ पे हमारा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और आप लोग जानते होंगे कि जो भारत का मतलब रीजन है, जो हमारा सॉरी क्या बोला, भारत का जो रीजन है इस प्रकार से, जो मतलब कि ये वाला रीजन जो होता है वहाँ पे क्या पड़ता है हमारा, नामदफा पड़ता है, जो कि हमारा मतलब कि आर्कटिक वाला मतलब कि क्षेत्र भी कवर कर सकता है। और उष्ण उपोष्ण और शीत भी पाया जा सकता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा नामदफा नेशनल पार्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। और अगला हमारा क्या है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, यानी कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? क्या विकास बैंक करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, क्या विश्व बैंक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, वर्ल्ड बैंक करता है। तो इसका बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के एक विशेष क्षेत्र के स्थानीय लोग जीवित वृक्षों के जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा को पार करके सुदृढ़ पुलों को रूपांतरित कर देते हैं, जिससे कि समय गुजरता ये पुल और अधिक मजबूत होता जाता है और अनोखी जड़ युक्त जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि जीवित जड़ पुल सीधे सीधे मेघालय में पाया जाता है, काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था और आप लोग जानते भी होंगे इसको। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वन कार्बन भागीदारी वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में आपको बताना है। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सरकारों, व्यवसायियों, नागरिक समाजों और देशी जन एक वैश्विक भागीदारी यानी कि इंडिजिनियस पीपल की एक भागीदारी है। और उसके बाद में क्या बोला, यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरणीय अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकी है। टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या ये कोई मतलब कि इंडिविजुअल को किसी को सहायता प्रदान करता है? तो कार्बन वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु यह देशों को उनके वनानुमूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के लिए यानी कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रीड प्लस प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करता है। तो इसका मतलब हमारा तीसरा सही है और पहला भी सही है। ये इंडिजीनियस जो है पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है, जो कि सरकारों, नागरिक समाज और इंडिजीनियस पीपल। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, इसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह संरक्षण संगठनों की एक विश्वव्यापी भागीदारी है क्या? तो बिल्कुल सही है, यानी कि विश्वव्यापी भागीदारी यानी कि इंटरनेशनल एक संगठन है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संरचना, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन ने शुरू की थी। तो आप जानते होंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इन्होंने नहीं की थी, बल्कि एक दूसरे थे जो उन्होंने की थी। तो इसका मतलब हमारा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में दूसरा वाला गलत हो जाता है। ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पोर्टेंट्स वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है क्या? तो यानी कि हमारा तो तीसरा वाला हमारा सही होता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो आप लोग जानते होंगे इकोसिस्टम क्या होता है।
क्या जैविक और अजैविक का मिश्रण साथ क्या आपस में जो अंतरक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और जो अंतरक्रिया कहते हैं उसे क्या कहते हैं, मतलब जो अंतरक्रिया करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं, जहाँ पर करते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं विकल्प क्या बना है। एक दूसरे से अन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। तो ये तो हमारा क्या होगा, इकोलॉजी हो गया। पर पूछा क्या हमारा, पारितंत्र पूछा, यानी कि इको सिस्टम पूछा है। पृथ्वी का भूभाग जो सजीव जीवों के द्वारा आवासित होता है, क्या आवासित के बारे में बोला तो गलत हो जाता है हमारा। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, यानी कि वो क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। और किसी भौतिक क्षेत्र में वनस्पति और प्राणियाँ तो गलत हो जाता है। अगला बोला है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रारूप में सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है, क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, क्या कटीला वन है, या फिर शीतोष्ण वन है। तो आप जानते होंगे सागौन शीशम साल बांस चंदन ये सब क्या हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती हैं। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, बांस हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। अगला क्या हमारा, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन का एक क्या महत्व है। इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के मध्य से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहन करना है क्या। यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशियाई या उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है और इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से को नियत सुलभ कराता है क्या। अभी देख रहे होंगे जो एक स्पेसिफिक मतलब कि अफ्रीका के क्षेत्र को बोल रहा है और उसको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार के मेन रूप से क्या होता है, मतलब कि गलत हो जाता है विकल्प। पहले भी हम लोगों ने देखा था एक विकल्प था, उसमें क्या बोला था कि स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल पीपल को वित्तीय सहायता दे रहा है, तो वो भी गलत था। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कोई अफ्रीका के देश को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही डायरेक्ट से। और यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने हेतु ऊर्ध्वगामी यानी कि बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तो मतलब कि नॉर्मली कोई भी संस्था हो मतलब कि हवाबाजी तो कर ही लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 1 और 3 सही हो जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गंगा नदी बेसिन यानी कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मुख्य विशेषता क्या है। नदी बेसिन योजना प्रबंधन की इकाई यानी कि नदी बेसिन ये होगा योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। उसके बाद में क्या बोला है, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों को अगुवाई करती है। तो ये तो बात नॉर्मली मतलब कि किसी में भी हो सकती है। और अगला क्या, नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी के अध्यक्ष चक्रानुक्रम में आधार पर उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कौन होते हैं, सीएम नहीं होते, कौन होते हैं, पीएम होते हैं। 3 कैटेगरी में आंसर मिल चुका है, यानी कि 1 और 2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो आपको बताना है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, एक भूरे कलर का होता है पक्षी जिसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है। कि अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। तो सबसे अधिक संभावना कहाँ पे, पश्चिमी घाट में है। और हालांकि मैंने उत्तर भारत में भी हमने यानी कि अपने आसपास भी रीजन में भी इसको मैंने देखा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को देखा था। और हो सकता है आपको अभी नाम ना पता हो, पर आप इसको अगर गूगल करेंगे तो हो सकता है आपने भी इसको देखा होगा। इसकी चोंच का क्या होती है, काफ़ी लंबी होती है और मतलब कि भूरे कलर का होता है और पूँछ भी काफ़ी लंबी होती है। तो ये कहाँ पाया जाने की सबसे अधिक संभावना तो कहाँ है, पश्चिमी घाट में होती है, परंतु उत्तर भारत में भी कुछ जगह पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कभी कभी समाचारों में देखा गया और उसका मूल स्रोत क्या है। क्या एनेक्स 1 देश हमारा कार्टेजना प्रोटोकॉल से, तो कार्टेजना हमारे किससे है, जैव विविधता से, ना कि एनेक्स 1 है। और एनेक्स 1 हमारे देश किससे हैं, जलवायु परिवर्तन वाले देश हैं। और इसके बाद में प्रमाणित उत्सर्जन कटौती सर्टिफाइड इमिशन रेडिशन, ये भी हमारा किससे है, ये भी हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से, ये भी हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था। इसका मतलब हमारा दूसरा भी गलत हो जाता है। और ये भी हमारा किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। इसका मतलब क्या हमारा 1 और 2 गलत होगा, 1 और 2 गलत होगा। राइट आंसर हमें मिल चुका है 3 है। इसका मतलब क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी हमारे क्योटो प्रोटोकॉल से, यानी कि ये 3 के तीनों हमारे क्या हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थे। और नगाया और कार्टेजना हमारे किससे हैं, जैव विविधता जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं या फिर जो जीव होते हैं उसके संबंध में है। निम्नलिखित में से भारत के
भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य के सर्वोत्तम रूप से वर्णित कौन करता है? तो यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के तो क्या बोला, पर्यावरणीय लाभ एवं लागतों को केंद्र एवं राज्यों के बजट में सम्मिलित करते हुए उद्देश्य हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग को अमल करना। तो ग्रीन इंडिया मिशन का कहीं पे भी उद्देश्य ग्रीन अकाउंटिंग से संबंधित नहीं है। तो एक काटते ही हमें क्या आंसर मिल चुका होगा शायद। तो एक काटते ही हमें क्या भी 50-50 पे पहुँचा है। तो देखते हैं दूसरा है कि नहीं है। कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति लाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल 3 होगा। क्या है, वन आच्छादन की पुनः प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन अडेप्टेशन और न्यूनीकरण के संयुक्त उपाय से परिवर्तन के प्रत्युत्तर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल 3। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्या हमारा, पारितंत्र एवं जैव विविधता के अर्थतंत्र यानी कि दी इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल, क्या इसके शॉर्ट फॉर्म है, TEEV नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस पहल को की मेजबानी क्या UNEP, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की है क्या? तो क्या इतनी संस्थाएं इसके यूज़ कर सकती हैं क्या? लेकिन अगर आप थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी लगाएं तो ये सारी की सारी संस्थाएं हमारे किससे संबंधित हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ना कि हमारा मतलब कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो अगर आप IMF को भी समझ के या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी समझ के काटते हैं फिर भी एक तो हमारा गलत हो जाता है। और इसके बाद में क्या, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तो दो हमारा सही हो जाता है। यह एक ऐसा उपागम सिद्धांत है जो पारितंत्र एवं जैव विविधता के मूल्य की पहचान निर्देशन अग्रहण में धारणा को सहायता करता है। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। और समाचारों में देखा जाने वाला रेड सेंडर्स यानी कि रेड सेंडर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त चंदन भी कहते हैं, लाल चंदन भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उस समय क्या है, जो पुष्पा मूवी आई थी तो इसके संदर्भ में क्या, लाल चंदन काफ़ी समाचारों में चर्चा में रहा था, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन भी UPSC ने पूछ लिया था। तो क्वेश्चन क्या है, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है। तो बिल्कुल सही बात है, एक वृक्ष की प्रजाति है। यह दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र में होता है। तो बिल्कुल गलत हो जाता है, वर्षा वन नहीं है हमारा। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि पर्णपाती वन है, तो एक गलत हो जाता है हमारा, क्योंकि बांस, चंदन, साल ये सब क्या हमारे पर्णपाती वन है। अगला हमारा है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, क्या है यह सरकार एवं व्यवसायों का नेतृत्व देने वाला व्यक्तियों के लिए एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन का साधन है। तो वैसे मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कि राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। परंतु आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों को गलत होने की संभावना ना रहे। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूलन प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की पहल है। तो संयुक्त राष्ट्र की तो बिल्कुल नहीं है। 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को निम्न स्तर पर निर्दिष्ट स्तर से कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की यह भी नहीं है और विश्व बैंक भी नहीं है। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है ये सरकारों एवं व्यवसायों को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझना, परिणाम निर्धारित करना एवं ग्रीन अकाउंटिंग लाना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो UPSC क्या करती है, अगर कभी कभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट का कभी बहुत ही ईजी बना देती है, तो कभी कभी क्या कर देती है, बहुत ही टफ क्वेश्चन बना देती है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो काफ़ी क्वेश्चन टफ थे। वो आप बहुत ही, अगर मतलब आपने बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ा तो शायद तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला भी हमारा देख लेंगे, ये भी हमारा क्या संस्था और संगठन से संबंधित आ गया। UN रीड प्रोग्राम, आपने रीड के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। रीड प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान क्या दे सकते हैं? ये जैव विविधता का संरक्षण करने में बिल्कुल सही है। वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता में भी है और गरीबी को कम करने के संदर्भ में भी इसका यूज हो सकता है। तो इसके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि गरीबी है कि नहीं है, तो गरीबी भी इसमें शामिल है, क्योंकि गरीबी अगर कम होगी तभी क्या पर्यावरण से संबंधित जो मतलब कि जो उपाय हैं वो भी अपनाए जा सकते हैं। क्योंकि मान लिया जिसके पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है तो वो क्या करेगा, कोयला या फिर लकड़ी ही जलाएगा, बायोमास ही जलाएगा, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण ही होगा। या फिर मान लिया किसी के पास स्वच्छ पानी नहीं है तो वो क्या करेगा, नदियों से पानी भरेगा या फिर नदियों में पानी को फैलाएगा, या फिर स्वच्छ गलियाँ नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी का डायरेक्ट
संबंध किससे हो जाता है? हमारा पर्यावरण से ही हो जाता है। तो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। और आज हम लोगों ने क्या 25 बात की थी, पर 25 से भी आज क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, 2 से 3। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कभी कभी समाचारों में आने वाला गार्डिकल समिति और कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? क्या सामाजिक सामाजिक सुधार से, गंगा कार्य योजना से, नदियों जोड़ने या पश्चिमी घाट संरक्षण से? तो आप जानते होंगे किससे है? पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने क्या आज के 25 क्वेश्चन यानी कि 25+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया। और आप लोगों ने अगर वीडियो लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। बाकी अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।